साथियों, स्वागत है आज अपनी साइंस की क्लास में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल अपन ने केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में बात की, अम्ल क्षार और लवण वाले टॉपिक के बारे में। अपन ने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन उसके बारे में चर्चा की। आज अपन उनसे आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक अपील ये रहेगी कि आप जितने भी बच्चे अभी लाइव आ रखे हैं वो एक बार अपने सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका पिन कमेंट कर रखा होगा उस पर अपने को पीडीएफ मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार विजय लक्ष्मी सिन्हा। पीडीएफ नहीं मिली है, बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप इसको सेशन को लाइव कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके फिर आ जाते हैं अपन चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चन की। दे रखा है उदासीन विलयन है, इसकी पीएच कितनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहे हैं बी बी, सबके आंसर आ रहे हैं बी। तो देखो अपन ने ये पढ़ा था कि जो एसिड होता है ना, अम्ल, उसकी पीएच तो कितनी होती है? 7 से कम। और जो क्षार होता है उसकी पीएच होती है 7 से ज्यादा। और अगर दोनों का मिश्रित रूप है उदासीन, अगर वो अणु हो जाता है तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिलती रहेगी आपको। अभी चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। साबुन का जलीय विलयन होता है। साबुन का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं? आपको आंसर फटाफट आनी चाहिए आपके कि अम्ल जो ये क्षार का है, आवाज कट रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है। 4th ग्रेड में एसटी कैटेगरी ये चीज बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आंसर आ रहा है बी आ रहा है, एस मुंड का आंसर बी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश सरण का भी बी आ रहा है। तो ध्यान रखना। वैसे भी अपन बात करते हैं तो साबुन है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो जलीय विलयन में क्या देगा? OH आयन देगा। तो इसका जलीय विलयन भी कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। साबुन की बात कर ले या अपमार्जक की बात कर ले, दोनों के जलीय विलयन है वो कैसे हो जाएंगे? क्षारीय अपने पास में हो जाएंगे। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों के आज तो राइट आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? आपको आंसर देना है। अगर किसी प्रकार का कोई भी कीट है, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गया, फिर अगर सर्प वगैरह कोई भी हो गया, तो ये कीट है ये अपने को डंक मार देते हैं। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बी आंसर आ रहा है। बहुत सारों के बी आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुशीला बामणिया का आंसर बी आ रहा है, एस मुंड का आंसर भी आ रहा है। नमस्कार सुरेश चौधरी। बिल्कुल। तो देखो अपन बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि जब चाहे किसी भी का डंक हो, उस डंक में क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। और मेनली अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, या जिसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल बोलते। तो अम्ल है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए भी अपन क्या करते हैं कि क्षार काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? क्षारक प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं? क्षारक प्रयुक्त। और क्षारक में अपने पास में क्या आ जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा काम में आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है? न्यू मॉडर्न स्कूल, सीनियर स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप राजौरिया। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको ये बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको तो अपन मीठा सोडा भी बोल देते हैं, या फिर खाने का सोडा भी अपन बोल देते हैं।
तो फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। उमेश मीणा जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी रिप्लाई मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसको क्या कहा जाता है? इसके साथ में अगर 10 अणु जल के जुड़ जाएं तो इसको क्या कहा जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। धोने का सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। तो इसका अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल बिल्कुल। वासिद खान का आ रहा है धावन सोडा, बिल्कुल राइट आंसर है। Na2CO3 के साथ अगर 10 मोल अगर हो जाए जल के तो वो क्या हो जाएगा? धोने का सोडा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है कि जब अपन NaOH बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बना रहे हैं, या फिर विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सोक्लोरेट अगर अपन बना रहे हैं, तो कौन सा पदार्थ है वो इनके निर्माण में प्रयुक्त होता है? बिल्कुल उमेश मीणा जी, आपके संभावना है हो जाए आपका, बिल्कुल बिल्कुल। वासिद खान का आंसर आ रहा है NaCl, बिल्कुल बिल्कुल। सोडियम कार्बोनेट एक का हाइड्रेट। अभी तक केवल एक आंसर राइट आया NaCl वासिद खान का, बिल्कुल बिल्कुल। ACl भी आंसर आ रहा है, प्रिंस शर्मा का ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ए। तो अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं NaCl की, बात करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है? साधारण नमक भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण नमक भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका अपन क्या करते हैं कि जब भी अपन NaOH बनाते हैं तो अपने पास में एक अभिक्रिया आती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। उससे अपन क्या करते हैं? NaCl से अपन NaOH बना देते हैं। इसके अलावा विरंजक चूर्ण हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, और इसके साथ में विरंजक चूर्ण हो गया। इन सब का भी निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? NaCl के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट आता है कि अगर अपन हीम मिश्रण बना रहे हैं, हीम मिश्रण अगर अपन बना रहे हैं तो हीम मिश्रण के अंदर भी NaCl का प्रयोग अपन करते हैं। तो अपने पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। तो अगर कहीं पर भी पूछा जाए कि NaCl द्वारा NaOH बनाने की अभिक्रिया कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या बनता है? तो ये अपन पहले ही देख चुके हैं कि जब NaCl की बात करें, जब भी अपन बात करें, कुलदीप राजौरिया बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे विद्यार्थी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया अपन ने भी पहले भी पढ़ा कि अपन क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? क्लोर क्षार अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बोक्साइड का धातु क्रम है, उसके अंदर अपन किस पदार्थ को प्रयुक्त करते हैं? अपन क्या कर रहे हैं? बोक्साइड का धातु क्रम कर रहे हैं, बोक्साइड को परिष्कृत कर रहे हैं। तो बोक्साइड को परिष्कृत करने में विरंजक चूर्ण काम में आता है, NaOH काम में आता है, NaCl काम में आता है, या Na2CO3 काम में आता है। तो देखो अपन सबसे पहले तो अपन बात करते हैं Al2O3 2H2 को अपन क्या बोलते हैं? बोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोक्साइड। एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एक। अच्छा,
जब इसकी बात अपन करते हैं तो ये होता क्या है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब अम्ल व क्षार दोनों प्रकृति ये प्रदर्शित करता है। तो कभी भी पूछा जाए कि उभयधर्मी प्रकृति वाले कौन से हैं, तो अपने पास में भी कौन से हो जाएगा, Al2O3 अपने पास में हो जाएगा। अपने पास में आता है NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग अपन किस में करते हैं, बॉक्साइड के जो धातु गर्म होता है, बॉक्साइड का परीक्षण करना होता है, उसके अंदर अपन प्रयुक्त करते हैं। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में, क्योंकि विरंजक चूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का, और यहाँ से सवाल बहुत बार बनते हैं। सवाल क्या है, विरंजक चूर्ण के बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ से ध्यान रख लेना, केवल राइट स्टेटमेंट पूछा गया है, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्या है, तनु अम्लों के साथ क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो जब भी अपन बात करेंगे तनु अम्ल, तो तनु अम्ल को क्या हो जाएगा, अम्ल में पानी की मात्रा हो जाएगी, मात्रा भी साथ में जो रहेगी तनु फॉर्मेट में रहेगा। तो जब होगा तो तनु अम्लों के साथ में क्रिया करके क्या देगा, कि क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस प्रदान करता है, क्लोरीन गैस प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है, वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। तो बिल्कुल वस्त्र हो या कागज हो, उन सबों का रंग उड़ाने के लिए कौन सा काम में आता है, तो विरंजक चूर्ण आता है। ये भी सत्य है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया करवाने पर, अगर अपन बुझा हुआ चूना लेते हैं और उस पर अपन क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो इससे अपने पास में क्या बन जाता है, CaOCl2 अपने पास में बच जाता है, और जल का अणु अपने पास बाहर निकल जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, कि बुझे हुए चूने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर बुझे हुए चूने पर अपन क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें अपना राइट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। इसके बाद में है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में राइट स्टेटमेंट देखना। तो अभी अपन ने बात किया था, बेकिंग सोडा बोल दिया जाए, मीठा सोडा बोल दिया जाए, या खाने का सोडा बोल दिया जाए, सबका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कैसे रखोगे, खाना बनाने के लिए कौन प्रयुक्त होती है, बाई प्रयुक्त। तो जो खाने का सोडा है, यहां से क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा, बी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो पहले बात, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न होती है। क्योंकि अपन ने देखा था कि जितने भी कार्बोनेट होते हैं उनको गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, जैसे ही अपन इनको हीट देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस तो कन्फर्म निकलेगी। दूसरा, जल में अल्प विलय होता है। बिल्कुल इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो जल में अल्प विलय होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा वो जल में विलयशील होता है। फिर सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय प्रयुक्त में प्रयुक्त होता है। तो जितने भी अपन मान लो अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आती है, उन सब के अंदर क्या प्रयुक्त होता है, बेकिंग सोडे का प्रयोग। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आपको हाथ क्या होती है, डकार आ जाती है। बिल्कुल, हाँ, आपको मजा आ जाता है कि हाँ बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक थी। वो किस चीज का हो जाएगा, वो हो जाएगा CO2 गैस निकलने के कारण, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा मिला हुआ है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें क्या हो जाएगा, मंद प्रतिरोधी के रूप में भी काम में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके बाद में करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। क्या बोला जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अपने रंग रोशन के अंदर काम में आती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां से अपने पास में दो चीजें आती है, एक तो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक आता है जिप्सम। बिल्कुल हैप्पी, बिल्कुल कुलदीप जी। कैल्शियम सल्फेट का अगर अर्धहाइड्रेट लवण है, आधा जल का अणु है, तब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। और अगर कैल्शियम सल्फेट का डबल हाइड्रेट लवण अगर है तो वो क्या रहेगा? जिप्सम रहेगा। इस चीज का ध्यान देना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं यहां पर। अगर दो अणु जल के हैं तब तो क्या रहेगा? जिप्सम रहेगा। और अगर आधा अणु जल का है तो क्या रहेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। अपन करते क्या है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, जल का अणु जो 3/4 जो जल का अणु है वो उड़ जाता है, और उसके बाद में कितना बचता है? आधा अणु जल का अपने पास में बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में आकर 7 से क्लास में बताना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो, पहली बात तो कॉपर सल्फेट तो होता ही नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बात अपने पास में बची CaSO4 हाफ H2O और 2H2O। तो हाफ H2O वाला तो क्या हो जाएगा? POP। और ये अपने पास में क्या हो जाएगा? तो अपना राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O वाला है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खड़िया कहा जाता है, देखो सामान्य बोलचाल की भाषा में खड़िया कहा जाता है, या फिर चूना पत्थर भी इसको बोल देते हैं, कई जगह पर इसको संगमरमर भी कहा जाता है। तो कौन सा पदार्थ है जिसको खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारी चीजें कही जाती है? बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। किला का आंसर आ रहा है ए, एसमुंड का आंसर आ रहा है ए, विनोद कुमार का आ रहा है ए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? खड़िया अपन बोल देते हैं। चूने का पत्थर इसको बोल देते हैं, संगमरमर इसको बोल सकते हैं। ये सारे इसके नाम है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम है। इसके नाम है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते कैसे हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ में अपन अगर क्या करें, CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो अपने पास में क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट है वो अपने पास में बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना। क्या बोला जाता है? भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? बिना भुजा चूना। चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां पे क्या हो जाएगा? अपने पास में हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में बोलते हैं अपन CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ अभी अपन ने देखा अगर आधा अणु है तब तो क्या हो जाएगा? POP, और दो अणु जल के हैं तब क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। तो यहां से अपना वो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो 10वें का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला पूछा है क्रिस्टलन जल विहीन लवण है। मतलब अपन क्या करते हैं, जब भी लवण की बात करते हैं तो कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनके अंदर जल के अणु मौजूद रहते हैं। तो अपने को इसमें बताना है ऐसा कौन सा यौगिक है जिसके अंदर जल का अणु है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो देखो, जिप्सम की अपन बात करते हैं तो जिप्सम को अपन ने क्या पढ़ा? CaSO4 2H2। नीला तोता क्या होता है? कॉपर सल्फेट का
CuSO4 5H2। धोने की सोडे की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, Na2CO3 10H2। ये हो गया अब धोने का सोडा। अब यहां पर मीठा सोडा की बात करते हैं तो क्या होता है, NaHCO3। इस मीठे सोडे की बात करें, बेकिंग सोडे की बात करें, खाने की सोडे की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता, जल का अणु नहीं पाया जाता। तो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। एस मोड का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदर्वपातन का गुण किस यौगिक में पाया जाता है। उदर्वपातन क्या होता है, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदर्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको ये बताना है कि इन जो चार दे रखे हैं आपके पास में यौगिक, इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें उदर्वपातन का गुण पाया जाता है। तो उदर्वपातन के गुण की अगर अपन बात करें तो उदर्वपातन के गुण किस किस में पाए जाते हैं, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, और नेप्थलीन के अंदर भी पाए जाते हैं उदर्वपातन के गुण। होगा क्या, सीधा ही ठोस से क्या हो जाएगा, सीधा किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो इनमें से अपन जब भी बात करते हैं, देखो कैल्शियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और NaCl साधारण नमक हो गया। तो ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड इसी को क्या बोला जाता है, नौसादर। क्या कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है। तो अपने इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लराज में, अम्लराज का संगठनात्मक रूप कैसा है। अपने को ये बताना है कि अम्लराज है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और किस अनुपात में पाया जाता है। अच्छा, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर कैसे आ रहा है, अरे इतनी पढ़ाई, ये तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अरे भाई इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बात करते हैं अम्लराज की। तो सबसे पहले तो देख लेना, अम्लराज को कहा जाता है एक्वारेजिया। क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। ध्यान रखना, अम्लों का राजा ये है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल अलग है। अम्लों का राजा एक्वारेजिया, पहली बात तो मिला हुआ क्या होता है, HNO3 होता है और HCl मिले हुए होते हैं। अब देखो यहां पर 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब इसका तो एक भाग होगा, और यहां 1 दे रखा है, इसका मतलब HCl कितने अनुपात में रहेगा, 3 के अनुपात में रहेगा। बहुत सारे बच्चों के आए आंसर आ रहे हैं, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। HNO3 और HCl का 1:3 जब भी होगा तब वो क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया या अम्लराज है वो कहलाएगा। तो देखो पहली बात तो H2SO4 नहीं होगा, इसमें भी H2SO4 नहीं होगा, ये 2 आंसर तो बिल्कुल गलत हो गए। फिर HNO3 है तो HNO3 का 1 अनुपात और HCl का 3 अनुपात। तो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर सीधा सा पूछा जाए अपने को कि जितने भी आभूषण है उन आभूषणों को साफ करने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, तब अपन एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में एक्वारेजिया नहीं हो तब किसका नाम आ जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का नाम आ जाएगा।
इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएच स्केल, इसके द्वारा हम अम्ल और क्षारीय प्रकृति बताते हैं कि अगर 0 से 7 के बीच में पीएच है तब तो अम्ल है, और 7 से 14 के बीच में अगर पीएच है तो क्षार है अपने पास। तो उस पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई? अच्छा, आंसर आ रहा है ए, लुईस पॉल। अपन बात करते हैं पीएच। तो पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई भाई? सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई? सोरेनसन के द्वारा की गई। और होता क्या है पीएच स्केल? होती क्या है? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को बनाती है। हाइड्रोजन आयन H+ आयन है, उसका ऋणात्मक लोगरिथम है, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक, ये क्या कहलाता है? अपना पीएच स्केल कहलाता है। तो खोज किसके द्वारा की गई? सोरेनसन के द्वारा की खोज की गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब सही आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद में आ रहा है जो मानव मुख है उसकी पीएच कितनी होती है? अपनी जो मुख गुहा होती है इसकी पीएच कितनी होती है? आठ 8.9, 5.9, 6.5, 3.2 कितनी होती है? बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अपनी मुख गुहा है इसकी पीएच लगभग कितनी होती है? 6.5 से 7.5 के मध्य, लगभग अपन मान के चलते हैं 6.5 के आसपास क्या होती है इसकी पीएच अपनी होती है। कितनी होती है? लेवल 2 के क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लेवल 2 के हिसाब से भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्लास अपनी L1 के हिसाब से चल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखना, और अगर यही पीएच 5.5 या कम हो जाए तो अपने क्या होता है? दांतों का क्षरण होने लग जाता है। अगर अपने मुख की पीएच 5.5 से इससे कम हो गई ना तो फिर अपने दांत टूटने लग जाते हैं। बाद में पता चला कि आपके दांत 32 थे और 32 से कम हो गए, 16 ही हो गए। तो किसके कारण? अगर यही पीएच, यही अम्लीयता 6.5 से घटकर 5 ही हो जाएगी। बिल्कुल, आपका लेवल 1 ही है, लेवल 1 के लिए ही मेनली क्लास है। ये टॉपिक L2 में भी है तो उसमें भी काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग कितनी हो जाएगी? 6.5 के आसपास होती है। 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में की क्षारीयता, अम्लीयता इसके अंदर होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमकरण मिश्रण बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? हमने जब NaCl से अपन ने NaOH बनाया हो, NaCl से NaOH बनाया, NaCl से अपन ने Na2CO3 बनाया, NaCl से अपन ने क्या बनाया? विरंजक चूर्ण बनाया। वहां पे अपन ने यही पढ़ा था हिमकरण मिश्रण होता है, उसके अंदर क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक है वो प्रयुक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही समय मिलेगा क्लासें भी आगे चलती रहेगी। SST की क्लास, साइकोलॉजी इसकी क्लास के बाद में आएगी। तो यहाँ पर हिमकरण मिश्रण है, उसके अंदर क्या आ जाएगा? NaCl है वो अपना आ जाएगा। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला है विरंजक चूर्ण में किस तत्व के परमाणु द्वारा विरंजन का कार्य किया जाता है? आपको ये बताना है कि विरंजक चूर्ण के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जिसके परमाणु के द्वारा विरंजक का कार्य किया जाता है। तो मेनली विरंजक चूर्ण की जब भी अपन बात करते हैं, विरंजक चूर्ण क्या होता है?
KOCl2। इसमें तत्व कौन कौन से हो गए? एक तत्व तो इसमें अपने पास में कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया। दूसरा कौन सा? ऑक्सीजन। और क्या हो गया? ये 3 प्रकार के तत्व हो गए। और इन 3 प्रकार के तत्वों में से किस तत्व के परमाणु का ध्यान रखना, परमाणविक फॉर्म में होता है, अणु के रूप में काम में नहीं आएगा, परमाणु के रूप में काम में आता है। एस मुंड का के गलत आंसर है ना भाई, अभी तक राइट आंसर अभी तक भी नहीं आया। मेनली अपने पास में देखो सोडियम तो इसके अंदर होता ही नहीं है, तो सोडियम तो आंसर होना ही नहीं है। अपने पास में क्या क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है, ऑक्सीजन होता है और क्लोरीन अपने पास में होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, विरंजक के रूप में। इसका प्रयोग किया जाता है नवजात ऑक्सीजन। इसका प्रयोग किया जाता है नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। और नवजात ऑक्सीजन है क्या? वो क्या है? ऑक्सीजन का परमाणविक ऑक्सीजन का परमाणविक रूप है, वो क्या कहलाता है? नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। तो इस नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका परमाणु हो जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु है, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं क्लोरीन में। ध्यान रखना, क्लोरीन है वो विरंजक का कार्य नहीं कर रहा है इस यौगिक में। इस यौगिक में विरंजक का कार्य कौन सा करता है? तो ऑक्सीजन का नवजात परमाणु, नवजात ऑक्सीजन है वो किसका कार्य करता है? विरंजक का कार्य करता है। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। के बाद हम बात करते हैं सोरे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है, तो जब भी अपन बात करते हैं ना, तो यहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का परमाणु निकलता है इस फॉर्मेट। ऑक्सीजन का परमाणु निकलता है और वो कहा जाता है नवजात। जैसे ही आपने बात की होगी, जब अपन ओजोन की बात करते हैं, ओजोन की बात करते हैं, O3 जब भी बनाते हैं ना, तो ऑक्सीजन साथ में ओजोन का नवजात, ऑक्सीजन का नवजात परमाणु, इससे मिला के अपने पास में क्या आता है? ओजोन बनता है। तो ये है, इसमें किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन के परमाणु का प्रयोग होता है। और परमाणु की जब भी बात करते हैं, परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है? इस रूप में लिखा जाता है। तो क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। यहाँ पर सोरे की बात करें तो सोरे का रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा? सोरे का, अच्छा, K2SO4, H2SO4, KNO3 और HNO3, क्या हो जाएगा सोरे का? विनोद कुमार का डी आ रहा है। सोरे की अपन जब भी बात करते हैं तो क्या आता है? यहाँ KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। मेनली काम में किस में आता है? विस्फोटक निर्माण में, विस्फोटक सामग्री निर्माण में का प्रयोग किया जाता है KNO3। और इसको क्या कहा जाता है? सोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरा कहा जाता है। तो किसका नाम आ जाएगा? KNO3 का। इसके बाद में आता है फिटकरी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है रक्त का शुद्धिकरण करने में, रक्त का थक्का बनाने में, जल का शुद्धिकरण करने में, या फिर रंग उद्योग के अंदर। इस प्रकार से फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपका उपरोक्त सभी। तो देखो, जब भी अपन बात करते हैं फिटकरी की, तो अपन क्या कहते हैं? K2SO4,
Al2SO4 की होल थ्राइज इस ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फिटगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिटगरी हो जाएगा। तो मेनली फिटगरी अपन क्या करते हैं, जल का शुद्धिकरण काम में लेते हैं, उसमें भी काम आता है। दूसरा आपने एक नोट किया था, जब भी आप सेविंग बनवाते हो तो अगर कहीं पर कट लग जाता है तो वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और फिटकरी क्या करती है, उस जगह पर रक्त के स्राव को बहने से रोकती है। तो उसके अंदर रक्त का थक्का बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, और रंग उद्योग के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, रंगाई में भी किसका प्रयोग होता है। दूसरा चमड़ा उद्योग होता है, इसके अंदर भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो जब भी ये बात करें, फिटकरी जल के शुद्धिकरण में भी काम आता है, रक्त का थक्का बनाने में भी काम आता है, इसके अलावा रंग उद्योग में भी और चमड़ा उद्योग में। क्या हो जाएगा, सारे के सारे हैं वो अपने क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का आंसर आ रहा है 4, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, अपनी जो क्लास है ना, जैसे आज अपना टॉपिक है जो तत्व यौगिक वाला है, जिसकी वजह से अपने अम्ल क्षार और लवण वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। के बाद में जैसे अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, उसी हिसाब से अपना जो अगला टॉपिक है वो रहेगा तत्व यौगिक और मिश्रण वाला। उसके बाद में जैसे जो केमिस्ट्री का टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और जैसे सिलेबस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। अब अगला पूछा गया है, जिप्सम के अंदर क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी होती है। जिप्सम की बात करें तो उसमें बताना है क्रिस्टलन जल कितना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, विनोद का आंसर आ रहा है डी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, अपन ने बात की जिप्सम की। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 मोल एच। जब लगभग इसको 393 केल्विन के आसपास गर्म किया जाता है, 393 केल्विन के साथ इसको जब भी अपन गर्म करते हैं तो अपने पास में क्या होता है, KSO4 हाफ H2। तो ये तो अपना क्या है, POP, और ये अपना क्या है। तो अगर आपको पूछा जाए, जब अपने को पूछा जाए कि जिप्सम के अंदर कितना क्रिस्टलन जलन होता है, तब तो कितने होते हैं, 2 क्रिस्टलीय जलन। और अगर पीओपी की बात की जाए तो पीओपी में क्रिस्टलन जल कितना होता है, आधा अणु क्रिस्टलन जल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी होती है, 2 होती है। और पीओपी की बात की तो उसमें कितनी होती है, आधी होती है। इसके बाद बात करते हैं अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक कौन। अम्लीय वर्षा के लिए NO2, SO2, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब भी अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा की तो होता क्या है कि जब प्रारंभिक वर्षा होती है ना, उस समय क्या होता है कि वातावरण के अंदर NO2 और SO2 जैसे यौगिक विद्यमान होते हैं, और जब वर्षा के साथ में ये यौगिक क्या होते हैं, पृथ्वी तक पहुंचते हैं, तो मेनली जो सफेद इमारतें होती है उनको सर्वाधिक नुकसान ये पहुंचाते हैं। सर लेवल 2 के लिए भी है क्या, बिल्कुल विमोदकार, क्योंकि ये लेवल 2 के अंदर भी यही टॉपिक है, तो लेवल 2 के लिए भी उतनी ही कारगर क्लास है साबित। लेकिन मेनली ये लेवल 1 वालों के लिए चल रही है, लेकिन ये लेवल 2 के लिए भी कारगर हो। तो जब भी अपन बात करते हैं तो ये अम्लीय वर्षा क्या करती है, जो सफेदी होती है उसको सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो अम्लीय वर्षा है अपने पास में तो होगा क्या, प्रारंभिक जो वर्षा होगी
अब प्रारंभिक वर्षा के समय क्या होता है, वातावरण के अंदर NO2 और SO2 है वो यौगिक पाए जाते हैं। अब ये यौगिक क्या है, अरे हो बिल्कुल बिल्कुल जयनाराम जी, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे अपन। तो जब भी प्रारंभिक वर्षा होती है ना, तो उसमें NO2 और SO2 के कण जो वायुमंडल में होते हैं वो क्या करते हैं, इनके साथ में कहां तक पहुंच, पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। और यहां पर ये क्या करते हैं, सफेदी को प्रभावित करते हैं और क्या कर देते हैं, इसमें ये भी है। संजय कुमार, हेलो सर जी, हेलो नमस्कार संजय कुमार। तो देखो, सवाल जब भी ये पूछा जाए कि अपना जो ताजमहल है उसका रंग है वो सफेद से पीला क्यों बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। रीजन क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या करती है कि जैसे ही गिरेगी तो जो सफेदी है ना के रंग को किस में चेंज कर देगी, पीले रंग में चेंज कर देगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिड की मात्रा पाई जाती है। तो यहां पर अपने बात करें NO2 और SO2 दोनों ही कण है, ये दोनों ही कण क्या होते हैं, वायुमंडल में मौजूद होते हैं। विनोद कुमार मेरी भी सुन लो, बिल्कुल बिल्कुल था कि भी सुनिए। हाँ, L2 की भी क्लास लगेगी। अब अपन बात करते हैं, तो मेनली आज की क्लास में अपन ने देखा कि अपने पास में अपन का जो पहला टॉपिक था रीटमेंस की बात कर, और मेनली L1 की अपन बात कर रहे हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक अपने पास में था वो था अम्ल क्षार व लवण। इसकी अपनी क्लासें हो चुकी। इसके बाद में अपन बात करेंगे तत्व यौगिक व मिश्रण वाले टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में अपना ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद में अपने पास में क्या टॉपिक रहेगा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। मेनली रसायन विज्ञान के 3 ही टॉपिक अपने पास में L1 के सिलेबस में दे रखे हैं। तो अगली क्लासें अपनी इनके बारे में हो। फिर इसके बाद में अपन चौथे टॉपिक की अपन बात करें तो फिजिक्स में आ जाएगा गति वाला टॉपिक। गति वाले टॉपिक के बाद में अपन बात करें तो अपने पास में आ जाएगा बल व गति के नियम। और फिजिक्स का लास्ट टॉपिक अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रकाश वाला टॉपिक है वो अपने पास में लास्ट टॉपिक के रूप में अपने पास। ये टॉपिक अपने पास में फिजिक्स वाले टॉपिक हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपना आगामी टॉपिक, उसके बाद में रहेगा कोशिका। इसके बाद में रहेगा अपने आर्ट पास में क्वेश्चन व परिवह। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो ये तो अपने अपने मेन जो सब्जेक्ट से संबंधित है ये अपने पास में टॉपिक अपने रहेंगे। इनकी क्लासें इसी क्रम के अंदर चलेगी। जैसे अपना पहला टॉपिक अम्ल क्षार और लवण वाला पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, के बाद में तत्व यौगिक मिश्रण वाला चलेगा, के बाद में भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिर गति, बलों गति के नियम, प्रकाश, कोशिका, जंतुओं में श्वसन परिवहन और फिर उत्सर्जन। जैसे ही अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा अपन जब चलेंगे शिक्षण पेडागोजी की ओर, टीचिंग मेथड की ओर। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अपन गणित की शिक्षण विधियां। विधियां हो जाएंगी, के अंदर उपागम हो जाएंगे,
मूल्यांकन हो जाएगा। सहायक सामग्री अपने पास में हो जाएगी और इसके बाद में गणित में कठिनाइयाँ हो जाएगी। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ज्ञान हुए उपचारात्मक। ये अपने पास के अंदर ये अपने टॉपिक अपने होंगे। गणित की जैसे ही शिक्षण विधियां कंप्लीट होगी अपन किसके अंदर आ जाएंगे, विज्ञान के। ये मेनली अपने पास के अंदर अपना जो टॉपिकों का क्रम है वो ये अपने पास में रहने वाला है। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद में इसी क्रम के अंदर अपने क्या रहेंगे, अगले लेक्चर है वो रहेंगे। सबसे पहले अपने पास में ये मेन अपना जो सब्जेक्ट है विज्ञान वाला वो टॉपिक कवर होगा और उसके बाद में शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी की जो अपनी क्लास रहेगी, पेडागोजी की अपनी क्लास रहेगी और वो भी इसी रूप में रहेगी। गणित की शिक्षण विधियां और विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं, इनकी क्लास अपनी निरंतर चल रही। इसके बाद में अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बाजिया सर की रहेगी और किसको लेकर रहेगी, एजुकेशन मैनेजमेंट।